बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर सज्जाद गुराया, प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक और डीन ऑफ ऑर्थोपेडिक जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। आज मैं अपनी जो आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये जोड़ों के बारे में है और इसमें स्पेशली हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो नी जॉइंट ऑस्टियो आर्थराइटिस है। इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे और इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि नी जॉइंट ऑस्टियो आर्थराइटिस होता क्या है। ये शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं कि घुटना बेसिकली तीन हड्डियों से मिलके बनता है। इस हड्डी को हम फीमर बोन कहते हैं, जो पट की हड्डी हमारी होती है। ये चपनी की हड्डी या पेटल्ला बोन, और नीचे वाली हड्डी इसको हम टिबियल बोन कहते हैं। ये तीनों हड्डियां आपस में मिलके घुटना बनाती हैं। अब घुटने में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का बेसिकली मतलब ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हड्डियों जोड़ का घिस जाना है। वो हड्डियां जो जोड़ के गिर्द आती हैं, इनके गिर्द एक नरम हड्डी का कवरेज होता है जिसे कार्टिलेजिनस बोन कहते हैं। इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। ये एज के साथ ये हड्डियां घिस जाती हैं, या ऐसी पोजीशन में अगर हड्डियों को इस्तेमाल किया जाए जिसमें उनमें रगड़ ज़्यादा आती हो तो भी घिस जाती हैं। आज हम प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये क्यों होता है और किस एज में होता है। अगर हम छोटी उम्र से शुरू करें तो हमारे यंग बच्चे या बच्चियों को छोटी उम्र में अगर घुटने में दर्द हो तो ज़्यादातर वो इस जोड़ से रिलेटेड होती है। इसको पेटेलोफेमरल ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जहाँ पे ये चपनी की हड्डी आके रगड़ खाती है, अगर ये ग्रूव बाय बर्थ नेचर वाइज अगर ये इतना गहरा ना हो जितना के होना चाहिए, तो उसकी वजह से भी बाज़-औक़ात इस हड्डी का इससे रगड़ खाने से जोड़ में खराबी शुरू हो जाती है। और इसके अलावा वो बच्चे जो घुटनों के बल बेड के साथ खड़े होते हैं, या घुटनों के बल कोई जिसको कहते हैं नीलिंग करना कहते हैं, कि झुकना, झुक के ये करना, और पढ़ने के लिए बाज़ औक़ात किताब रखी और घुटनों के बल रहे, या फिर वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा साइक्लिंग करते हैं, उन बच्चों में, या जो बैठ के बहुत ज़्यादा, जिनको बैठ के उठना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, जैसे कुछ बच्चे हैं जो हमारे ज़्यादा देर के लिए घुटनों के बल बैठते हैं, तो उनमें ये जोड़ की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि बच्चा शिकायत करेगा कि उसके घुटने में दर्द होती है, और स्पेशली दर्द किस वक़्त होती है, जब वो ज़मीन से उठे। जैसे हम अतायात से उठते हैं, जैसे हम कुर्सी पे बैठ के उठते हैं, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जाते हैं, तो बच्चे शिकायत करेंगे कि मुझे घुटने में दर्द होती है, और फिर वो एक ही दफ़ा दर्द होती है, और जैसे मैं चलना शुरू कर देता हूँ या रूटीन में आ जाता हूँ, तो मेरी दर्द फिर नॉर्मल रहती है। मुझे सुबह-सुबह दर्द होती है, या उस वक़्त दर्द होती है जब मैं बेंडिंग पोस्चर से सीधा होता हूँ, तो मुझे घुटने में दर्द होती है। ये तो बच्चों की उस एज की ऑस पेटेलोफेमरल ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अब हम इसको अगर अगली एज में ले जाएँ, 30s या 40s में, जब हम जिसको हम एजिंग प्रोसेस कहते हैं, तो यही शुरुआत बाज़-औक़ात आगे कंटिन्यू कर जाती है। तो उस उम्र में ज़्यादातर हमारी ख़वातीन में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जोड़ों का, स्पेशली घुटने की दर्द। अगर बाकी सारी चीज़ें हम अभी ये समझें कि नॉर्मल है, कि यूरिक एसिड नॉर्मल है, डाइट नॉर्मल है, फिर भी हमारा एजिंग प्रोसेस जिसे कहते हैं, कि जैसे उम्र के साथ-साथ चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इस तरह जोड़ों की हड्डियाँ घिसना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, जोड़ों की हड्डियों को घिसने का तरीका ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा अंदर वाला जोड़ है, क्योंकि सेंटर में हमारा वेट आता है, और वेट जो अंदर वाले जोड़ पे, घुटने के इस हिस्से पे ज़्यादा आता है। तो ज़्यादातर शिकायत आपको ये मिलेगी कि मेरा जोड़ अंदर वाली साइड से दर्द करता है, और डॉक्टर साहब जब मैं उठती हूँ, जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, तो मुझे दर्द होती है, और जब मैं नमाज में रुकू अतायात पे बैठ के उठती हूँ, रुकू में आती हूँ, तो भी मुझे दर्द होती है। तो मैं ज़्यादा देर खड़ी रहूँ तो मुझे दर्द होती है। तो ऐसी सूरत में ये एक अलार्मिंग साइन है कि आपके जोड़ में ऑस्टियोआर्थराइटिस की अभी शुरुआत है।
तो इस चीज़ को आप फोकस करें। अच्छा, इसमें हम क्या 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 चीज़ें आती हैं, जिससे पहले शुरू में जो आपको क्या होगा कि जोड़ में हल्की सी दर्द होगी। उस दर्द की वजह से ये जो नरम हड्डी है, ये फर्दर सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी। फिर इसमें त्रेड़े आना शुरू हो जाएंगी। फिर त्रेड़ों के साथ अगर आप जैसे दराड़े पड़ना या इसका खुल जाना, फिर ऐसा ऐसा इसमें डिफेक्ट यानी इसमें खप्पे बनने शुरू हो जाते हैं, नरम हड्डी गायब होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद अगर नरम हड्डी इस स्टेज पे भी आप इसको प्रॉपर केयर नहीं करते और ख्याल नहीं करते और अपनी अपनी रूटीन उसी तरह रखते हो, ज़्यादा देर खड़े रहते हो, सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो और जिन चीज़ों से परहेज जो मैं बाद में बताऊंगा नहीं करते, तो ये फिर बढ़ता 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 ये जोड़ बंद होना शुरू हो जाता है। जो एक्सरे पे अक्सर आपने सुना होगा कि आपका जोड़ बंद हो गया या एक साइड का जोड़ खुला हुआ है और दूसरे साइड का जोड़ बंद हो चुका है। तो उसमें मेन वजह ये होती है कि ये नरम हड्डी ऐसा-ऐसा घिस-घिस के ख़त्म हो जाती है, तो जोड़ अंदर से साथ लग जाता है और आपने देखा होगा कि जैसे-जैसे ये चीज़ बढ़ती जाएगी, तो घुटने अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो चीज़ें ऐसा-ऐसा वेट फिर जो नॉर्मल आपका आधा वेट इस जोड़ के इस हिस्से में आना चाहिए, आधा इसमें आना चाहिए, वो फिर 70% जोड़ अंदर वाली साइड पे वज़न लेता है। तो फिर वेयर एंड टियर यानी वो घिसना और ज़्यादा स्पीड पकड़ जाता है। उसकी वजह से फिर दर्द ऐसा-ऐसा चलने-फिरने से बंदा कासर हो जाता है। तो ये है जोड़ के खराब होने का सीक्वेंस। और फाइनली जोड़ फिर आपको स्टिक पकड़ने पे मजबूर कर देता है या फिर आपको बिठा देता है, आप चलने-फिरने से चले जाते हो। तो अब ये तो है कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस उम्र के हिसाब से चला गया। अब ख़वातीन में क्योंकि वो बच्चों का प्रोसेस होता है उनका, प्रेगनेंसी वगैरह शादी के बाद प्रेगनेंसी का सारा प्रोसेस है, फिर उन्होंने बच्चों को दूध पिलाना, फिर किचन में ज़्यादा देर खड़े रहना, फिर हमारी एक्टिविटीज़ हम आम तौर पे ये समझते हैं कि मैं घर के काम-काज कर रही हूँ, तो उसी में मेरी सारी जो है वो एक्सरसाइज़ हो रही है। एक्चुअली वो एक्सरसाइज़ नहीं है, वो सिर्फ़ अपनी आप को थकाने के इक्विवेलेंट चीज़ें समझी जाती हैं या मेडिकली अगर हम देखें, तो वो फ़ायदा होने की बजाय उल्टा आपका नुकसान और होता है बॉडी का। अच्छा, इसकी अलामतें क्या होंगी? दर्द होगी, चला नहीं जाएगा, शुरू में दर्द है, दर्द ऐसा-ऐसा आपको लंगड़ापन की तरफ ले जाएगी, आप लिम्प करके चल रहे हो, लिम्प करके शुरू में तो ये होता है कि बाज़ कदम आप लिम्प करते हो, फिर आप ऐसा-ऐसा बेहतर हो जाते हो। लेकिन फिर ऐसा-ऐसा वो लंगड़ाहट बढ़ती जाती है, फिर एक घुटने से जब बैलेंस ख़राब होता है, तो दूसरे घुटने पे शिफ्ट होना शुरू हो जाती है, फिर दोनों घुटने लंगड़ा के चलते हैं। तो ऐसा-ऐसा फिर बंदा बैठना शुरू हो जाता है और वो कोशिश करता है कि ना ही चले, तो फिर वेट बढ़ता जाएगा। अब जब घुटने भी घिस रहे हैं और वॉक नहीं की जा पा रही, तो वज़न बढ़ेगा, तो घुटनों पे वज़न और ज़्यादा होगा और जोड़ों की खराबी और बढ़ती जाएगी। अब इसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? तो पहले नंबर पे हम इस चीज़ को शुरू करेंगे कि हमें परहेज़ क्या-क्या करनी है। हम बच्चों की तरफ आ जाएँ, तो वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा साइकिल चलाते हैं, गो के साइक्लिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज़, लेकिन साइकिल बहुत ज़्यादा एक्सेसिव चलाते हैं, उनको हमें मना करना चाहिए। वो साइकिल चलाएँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चलाएँ। सेकंड, जो बच्चे सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि बच्चों का कमरा ऊपर बना दें। पहले बच्चे का घुटना ख़राब हो, फिर वालिदा उसको चीज़ें देने लेने के लिए जाए तो उसका घुटना ख़राब हो, फिर दादी अम्मा, नानी अम्मा उनको मिलने के लिए जाएँ तो उनका भी घुटना ख़राब हो। तो इससे बेहतर है कि हम ग्राउंड फ्लोर पे ज़्यादा चीज़ें या कम से कम किचन और लिविंग रूम्स हमारे एक लेवल पे होने चाहिए, ताकि कम से कम हमें सीढ़ियाँ इस्तेमाल करनी पड़े। और दूसरा, अनफॉर्चुनेटली हमारी सीढ़ियाँ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उससे बहुत बड़ी होती हैं। आइडियली हमारी सीढ़ी 6 इंच की होनी चाहिए, उस पे अगर हम चलें तो हमारा घुटने बच सकते हैं, बच्चों के भी बच सकते हैं, बड़ों के भी बच सकते हैं। लेकिन हमारी सीढ़ियाँ होती हैं, हम थोड़ी जगह पे बहुत ज़्यादा ऊँची बिल्डिंग खड़ी करने के चक्कर में बड़ी-बड़ी सीढ़ियाँ बनाते हैं, तो वो स्टेप जो है वो घुटने को बहुत ज़्यादा बेंड करते हैं। अगर वो बेंड होंगे तो डेफ़िनेटली ये रगड़ भी ज़्यादा आएगी और इधर से भी रगड़ ज़्यादा आएगी। अच्छा, उसके बाद पहले नंबर पे तो हमारा सीढ़ियों का इस्तेमाल कम, ज़मीन पे अननेसेसरीली बैठ के सारे काम करके उठना, बार-बार बैठना उठना, या बच्चों के साथ जो ख़वातीन मसरूफ़ होती हैं, वो घुटनों को बेंड करके जो काम करती हैं,
उसको अवॉइड किया जा सकता है। वो चीज़ें सारी हम बैठ के कर सकते हैं, प्लास्टिक की चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। इवन वॉशरूम में बच्चे को साफ करते हुए भी आप यूज़ कर सकते हैं कि प्लास्टिक की चेयर, प्लास्टिक का स्टूल यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हमें अपनी डाइट पे स्पेशल ख्याल करना है। डाइट में सबसे अहम है दूध और दही का इस्तेमाल। जितना ज़्यादा करें उतना फ़ायदेमंद है। कम से कम 1.5 से 2 ग्लास दूध पिएँ, 1 प्याला दही का इस्तेमाल करें और सन बाथ, अर्ली मॉर्निंग का सन बाथ विटामिन डी बनाता है, जो कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब करने में हेल्पफुल होता है। उसके बाद हमें डाइट के साथ-साथ दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा और इसके साथ जंक फूड का इस्तेमाल कम और सोडा वाली बोतलें कम और अगर एज ज़्यादा है तो हम चाय काफ़ी अगर कम इस्तेमाल करें, स्पेशली बेकरी की चीज़ें और चीनी का इस्तेमाल भी जितना कम करें उतना हमारे जो जिसको कहते हैं बीएमआई आपका कम होगा। बीएमआई आप 20 और 25 के दरमियान, यानी आपका वज़न जितना कम होगा उतने ही आपके जोड़ बचे रहेंगे। स्पेशली वो जोड़ जिन पे हम वज़न डाल के चलते हैं, वो कूल्हे हैं, वो आपके घुटने हैं, वो आपके टखने हैं, ठीक है? और फिर जूता पहनने का तरीका हमारा थोड़ा बेहतर होना चाहिए। आम तौर पे हमारी ख़वातीन फ्लैट शूज़ बहुत शौक से पहनती हैं। तो फ्लैट शूज़ प्रैक्टिकली आपको ऐसी है जैसे आप नंगे पाँव से चल रहे हो। तो अगर आपके वैसे भी फ्लैट फीट हैं, जो कि मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में फ्लैट फीट के बारे में भी आपको डिटेल से बताऊँगा। तो अगर आपके पाँव भी फ्लैट हैं तो और आप जूता भी फ्लैट पहन रहे हो, तो आपके पाँव पे भी उसका स्ट्रेन ज़्यादा आएगा और घुटने के अंदर वाली साइड पे भी स्ट्रेन ज़्यादा आएगा। तो फाइनली होगा क्या, आहिस्ता-आहिस्ता जोड़ सारे आहिस्ता-आहिस्ता ख़राब होते जाएँगे। इवन कमर ख़राब होगी और कूल्हे ख़राब हो गए और घुटने ख़राब हो गए और गिट जो जिसे हम टखना कहते हैं, उसके जोड़ भी ख़राब हो जाते हैं। तो अगर दर्द होती है, तो प्रोफ़ेशनल मॉडिफ़िकेशन भी हमें चाहिए, जिसको हम पेशा-वराना कुछ चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारी कुछ ख़वातीन को ज़्यादा देर किचन में खड़ा होना पड़ता है, तो हम अब शेल्फ़ वाला या स्टोव वाला या चूल्हे वाला सिस्टम इस तरह का कर सकते हैं कि जो हम खड़े होके खाना पका रहे हैं, वो हम बैठ के भी सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। सब्ज़ी काटने के लिए आपको खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। आप एडजस्टेबल चेयर के साथ अपने पकाने का सारा सिस्टम इस तरह एडजस्ट कर सकते हो कि आपके घुटनों पे अननेसेसरीली ज़ोर नहीं पड़े। उसके अलावा कुछ आप अपनी जूते का मैं पहले फ्लैट शूज़ की बजाय हमें आर्च शूज़ पहनने चाहिए और पाँव एड़ी वाली साइड जो फ्रंट से थोड़ी ऊँची होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हील पहने, लेकिन एड़ी वाली साइड थोड़ी-सी ऊँची हो, फ्रंट थोड़ी-सी नीची हो, तो आर्च सेंटर में होनी चाहिए। तो ऐसे जूते पहनने से आप एक जैसे जॉगर की शक्ल, सोल की शक्ल होती है, ऐसे जूते पहनने से आप 2 घंटे खड़े हों, 10 घंटे काम करें, आपके पाँव भी नहीं थकते और आप एग्ज़ॉस्ट भी नहीं होते। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें तो वो हैं, इसके साथ हम एक्सरसाइज़ेज़ क्या कर सकते हैं? घुटनों की कुछ एक्सरसाइज़ेज़ जो हम आने वाली वीडियोज़ में आपको इसके बारे में बताएँगे। अगर तो छोटा बच्चा है तो उसको साइक्लिंग बहुत ज़्यादा करता है तो उसको पेटेलोफेमरल पेन हो सकती है, यानी घुटने की दर्द हो सकती है। लेकिन अगर ग्रोन अप है तो उसमें साइक्लिंग 15 से 20 मिनट रोज़ की साइक्लिंग जो है, खड़ी साइकिल लाइट चेन मोड पे चलाना फ़ायदेमंद है। उससे हम क्या होता है, ये फ्रंट वाले मसल हैं, इनको हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, बैक वाले मसल हैं, इनको हैमस्ट्रिंग्स कहते हैं। अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएँ तो वेट शेयर करेंगे ये आपके घुटने का। तो उससे घुटने की अंदर वाली साइड पे कम वज़न आएगा और इक्वली शेयर हो जाएगा। तो मसल्स को हम ट्रेन करें कि वो हड्डियों का वज़न लेने के लिए घुटनों को सपोर्ट करें, तो दर्द भी कम हो जाएगी। उसके बाद जहाँ हम बैठ सकते हैं, गैर ज़रूरी खड़े ना हों, रोज़ाना की 10-10, 15-15 मिनट की वॉक। आइडियली हमें 40-45 मिनट से लेकर 1 आवर 20-25 मिनट्स तक हमें वॉक करनी चाहिए। अगर हम 30 और 40s की एज में हैं, तो हमें इतनी वॉक चाहिए। लेकिन अगर कंटिन्यूअस वॉक करने से हमें प्रॉब्लम क्या होता है कि बाज़ औक़ात हमारे एज ज़्यादा होती है, तो जोड़ों का रगड़ा रगड़ा जाना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर उसमें हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप 20-20 मिनट की 2 दफ़ा वॉक करें। आइडियल टाइम वॉक का है कि आप सुबह निहार मुँह वॉक करें और जब सूरज निकल रहा हो तो उस वक़्त वॉक करें ताकि आपका सन बाथ भी हो जाए और एक्सरसाइज़ भी हो जाए।
और दूसरा तरीका इसका क्या है कि आप खाना खाने से 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे 3 घंटे के बाद वॉक करें और सोने से पहले अपना खाना सबसे ज़्यादा कम रखें ताकि आपका वेट भी ना बढ़े और आप वेट बढ़ेगा तो जोड़ों पे उसका ज़्यादा असरात आएंगे। अब आ जाए कि अगर आपने एहतियातें भी की, आपने अपना वज़न भी कंट्रोल कर लिया और फिर भी आपके घुटनों में दर्द है या रहती है, तो हमारी ख़वातीन स्पेशली इसलिए है कि उनका एक तो प्रेगनेंसी, लैक्टेटिंग मदर है, फिर उनका पोस्ट मेनोपॉज़ल जब साइकिल ख़त्म हो जाता है, तो हड्डियों में भुरभुरापन की वजह से जोड़ बैठना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए उनको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। उस जोड़ों के दब जाने की वजह से, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी जोड़ और ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो उस शक्ल में हमें फिर मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। एक्सरसाइज में आइडियल जो एक साइकिलिंग है, दूसरा आप वॉक कर सकते हो। वॉक में ये ज़हन में रखें कि वॉक आप उन्हीं घुटनों पे चल के करोगे जिनको आपने बचाना है। तो साइकिलिंग और दूसरे नंबर पे स्विमिंग है। आपको तैरना आता हो, आपके पास फैसिलिटी है, तो डेली आपको स्विमिंग करनी चाहिए। नहीं तो कम से कम 4 से 5 दिन हफ्ते में 30-35 मिनट्स की स्विमिंग आपके बाकी सारे जोड़ घुटनों समेत बचा के रखती है। अच्छा, अब हम इसके लिए अगर हमें मेडिसिन खानी पड़ती है तो पहले नंबर पे हमें अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन या कंसर्न डॉक्टर को रुजू करना चाहिए। और उसपे जो हम, क्योंकि 2-3 तरह की दर्द होती है। एक दर्द है जो आपको बद्दी दर्द परमानेंट रहती है। दूसरा उस दर्द की वजह से पट्टे खिंचाव में चले जाते हैं, बैक वाले या अंदर वाले। ठीक है, बैक वाले ज़्यादा कॉमन है क्योंकि पेशेंट कहता है कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रही है और ये दर्द होती इस जगह पे मीडियल अंदर वाली साइड पे और फील ये ऑल अराउंड घुटने की होती है। तो ये जो खिंचाव है वो दर्द को और ज़्यादा बढ़ा देगा, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग खिंचाव या ज़्यादा देर आप इस्तेमाल, उसके लिए हम मसल रिलैक्सेंट यूज़ करवाते हैं। वो मुख्तलिफ नामों से आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो और वो आपको अपने डॉक्टर से इसलिए रिव्यू करना ज़रूरी है कि आपके अंदर कोई और दूसरी मसला ना हो, जैसे गुर्दों का कोई इशू है या जिगर का कोई इशू है, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो इन सूरत हाल में आपको बड़ी एहतियात से लेनी पड़ती है। तीसरे नंबर पे आपको अपना यूरिक एसिड का कंट्रोल रखना। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है और आपकी लिक्विड इनटेक, पानी का इस्तेमाल आपका बहुत कम है और आप की एड़ियों में भी दर्द हो रही है और साथ में घुटनों में भी दर्द होती है। एड़ियों के दर्द में के बारे में भी हम डिटेल के साथ एक अलग से आपको वीडियो शेयर करेंगे। वो और कुछ लोग फिर इस इलाज में दर्द की दवाई और साथ में खिंचाव की दवाई के साथ-साथ बाज़ औक़ात हमारे कुछ हज़रात इंजेक्शन लगा देते हैं घुटने के अंदर। अच्छा, इंजेक्शन का एक बहुत ज़्यादा अहम रो आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि इंजेक्शन आपको इस तरह का नहीं लगवाना जिसे हम स्टीरॉयड कहते हैं। स्टीरॉयड से क्या होता है, वक़्ती तौर पे जो घुटने के अंदर सोज़श है, इसमें झिल्ली होती है जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो साइनोवाइटिस, अगर स्टीरॉयड लगेगा तो साइनोवाइटिस तो कंट्रोल हो जाएगा। दर्द एकदम मरीज़ कहेगा कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, 2-3 हफ़्ते डॉक्टर साहब मेरे बहुत अच्छे गुज़रे। लेकिन उसके साथ-साथ वो जो नरम हड्डी घिस रही थी या ख़राब हो रही थी, उसको फर्दर डैमेज करेगा। तो इसकी ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेजेस के हिसाब से हम अर्ली स्टेजेस पे जो इसको घुटने की अंदर फ्लूइड होता है उसको रिप्लेसमेंट के टीके लगा सकते हैं। लेकिन वो भी आप प्रॉपर ट्रेन ऑर्थोपेडिक सर्जन को ही रुजू करें और वो जो आपको सजेस्ट करें। लेकिन खुदारा आप जो स्टीरॉयड की तरफ नहीं जाएँ। अगर आप डॉक्टर से अपने ज़रूर पूछें कि आप स्टीरॉयड तो नहीं लगा रहे, क्योंकि उससे जोड़ मज़ीद ख़राब हो जाएँगे। फिर अगर एक स्टेज आती है जैसे 60s प्लस में या किसी वजह से चोट लगी थी, घुटना ख़राब हो गया और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और अब चला नहीं जा रहा, तो ऐसी स्टेज में भी हम लोग जोड़ों को तब्दील कर देते हैं। तो हम जोड़ का ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन चेंज करके इसकी जगह पे मसनूई जोड़ डाल देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। 20 से 25 साल एक घुटना निकाल जाता है। तो बाकी पहले नंबर पे एंड पे मैं ये मैसेज ज़रूर दूँगा कि कोशिश करें कि आप अपने घुटने बचाएँ, उनको एहतियात सबसे ज़्यादा अहम है। एहतियात से जैसे मैंने आपको सारा गाइड किया कि किस तरह आपको डाइट से वज़न कम रखना है, फिर आप अपने घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे
फिर अगर घुटने खुदा ना खास्ता अर्ली स्टेज में ख़राब होते हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी मेडिसिन लें, उनको फर्दर डैमेज होने से रोकें। अपना प्रोफ़ेशन जो भी है आपको उसको मॉडिफ़ाई करें, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने डॉक्टर से राब्ता करें और अपनी सेहत का ख़ास ख़्याल रखें। बाकी इंशाल्लाह हम ये आपको जो इस चीज़ का हड्डियों और जोड़ों से रिलेटेड नॉलेज देने के लिए वीडियोज़ का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रखेंगे। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।